नीट रैपिड फायर का फर्स्ट पार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर का आप लोग तो देख ही लिए हैं। तो अब हम लोग सेकंड पार्ट में आते हैं जो फाइनल पार्ट होगा। इसमें 15 से 20 क्वेश्चन को एकोमोडेट किए हैं और हर क्वेश्चन एक अलग टाइप्स का होगा, जिससे कि इस क्वेश्चन को बना लेने के बाद आप आराम से नीट का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। तो ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है E/m वैल्यू, मतलब स्पेसिफिक चार्ज किस किस का, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का। तो सबसे पहले स्पेसिफिक चार्ज जो होता है उसका फॉर्मूला होता है चार्ज बाय मास का रेशियो E/m। अब हमारे पास अल्फा है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन। तो मास की बारी आएगी तो सबसे ज्यादा मास अल्फा का, उससे कम न्यूट्रॉन, उससे कम प्रोटॉन, उससे कम इलेक्ट्रॉन। अल्फा तो जानते ही He2+ आयन का बना होता है। तो E/m वैल्यू देखेंगे तो मास ज्यादा होगा तो स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू कम होगा, E/m का वैल्यू कम होगा। तो सबसे ज्यादा मास किसका है, अल्फा का, इसीलिए अल्फा का E/m सबसे कम। और सबसे कम मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा, इसीलिए अल्फा का सबसे कम, इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा E/m। लेकिन हमने न्यूट्रॉन का सबसे कम, क्यों न्यूट्रॉन का सबसे कम दिए, न्यूट्रॉन का इसलिए सबसे कम दिए कि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज ही नहीं होता है। तो जब E का वैल्यू 0 होगा तो स्पेसिफिक चार्ज कितना होगा, 0, सबसे कम। इसीलिए आपका जो E/m का वैल्यू होगा सबसे कम न्यूट्रॉन का और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का। इसीलिए ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड। तो ये रहा अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि इसमें से सबसे लीस्ट वेवलेंथ किसका है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ रहा है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा जो होता है वो क्या होता है, H/mv। m होता है मास ऑफ पार्टिकल, v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और h प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी दो पार्टिकल का सेम है तो ये मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि मास ज्यादा होगा तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगा। अब हम मास देखते हैं, SO2 है, CO2 है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन। तो SO2 का मोलिकुलर वेट कितना होगा, सल्फर 32 होता है एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन 16 × 2 तो टोटल 64। तो एक मोलिकुल का मास 64 AMU। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है, एक मॉलिक्यूल का मास 44 AMU। प्रोटॉन का मास 1.0072 AMU होता है और इलेक्ट्रॉन का मास 0.00055 AMU होता है। तो अब अगर आप गौर से देखें तो सबसे ज्यादा मास आपको किसको दिख रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। और जिसका मास ज्यादा होगा उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, लिस्ट। इसीलिए आंसर में हमारा कौन सा हो जाएगा, SO2। तो ये क्वेश्चन भी डी ब्रॉगली मॉडल से ही है। क्वेश्चन है कि आपको देखना है कि हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है और टाइटेरियम है। इस तीनों का अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा प्रॉपर। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए आप लैम्डा बराबर क्या होता है, जब काइनेटिक एनर्जी रहता है तो रिलेशन होता है H/√2 × m × काइनेटिक एनर्जी। फॉर सिमिलर काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो जब काइनेटिक एनर्जी सेम होगा तो H जो होगा √m का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इसका मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगा। तो मास तो सबसे ज्यादा ट्रिटियम का होता है, फिर ड्यूटेरियम का होता है, फिर हाइड्रोजन का। इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन का मास सबसे कम, इसीलिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होगा वो हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा और टाइटेरियम का मास सबसे ज्यादा, इसलिए इसका सबसे कम। तो इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन डी ब्रॉगली मॉडल से ही। तो ये क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं कि कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसको एक्सलेट किया जा रहा है 200 वोल्ट से और 50 वोल्ट से। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो बताइए। तो यहाँ देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ जब निकालते हैं तो फार्मूला होता है लैम्डा बराबर H/√2 × m × पोटेंशियल डिफरेंस × चार्ज। तो क्योंकि पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो लैम्डा जो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ क्या, पोटेंशियल डिफरेंस का। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम। लेकिन हमारा तो ये रेशियो का
क्वेश्चन है, तो लेमडा 1 बाई लेमडा 2 करेंगे तो रूट अंडर V2 बाई V1। आपका V1 कितना दिया है 200 वोल्ट, V2 50 वोल्ट, तो ये आपका 50 वोल्ट और ये कितना 200, तो ये कट के 1 बाई, तो ये रूट 1/4 मतलब कितना हाफ, तो लेमडा 1 बाई लेमडा 2 1/2, इसका मतलब इसका रेशियो 1:2 और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन डी ब्रॉगली मॉडल से है। क्वेश्चन में है कि हाइड्रोजन के फोर्थ ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो 4 एंगस्ट्रॉम है। तो आपको फाइंड करना है कि उस ऑर्बिट का सर्कमफेरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कि ऑर्बिट नंबर तो 4 दिया है, फोर्थ ऑर्बिट, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ 4 एंगस्ट्रॉम, तो सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट की बात आएगी तो वो फॉर्मूला याद रखिएगा n लेमडा, n जहां पर ऑर्बिट नंबर, लेमडा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो n आपका कितना है 4 और डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना है 4 एंगस्ट्रॉम, तो हो जाएगा 16 एंगस्ट्रॉम और इसके हिसाब से अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा थर्ड। तो ये क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल का अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो है वो इक्वल है, तो बताइए कि इसका अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी का क्या वैल्यू आएगा। मतलब ये हमको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप तो जानते हैं कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स इंटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू होता है h/4π के। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इक्वल है, इसीलिए डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा पी मान लीजिए एक्स, तो ये भी एक्स और ये भी एक्स, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर h/4π, तो एक्स बराबर रूट ले लेंगे तो 1/2 रूट अंडर h/π, ये x का वैल्यू हुआ। तो ये x तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम भी है, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम x हुआ, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को क्या लिखेंगे मास इंटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, मोमेंटम है ना, तो इक्वल टू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा भी ही तो पूछ रहा है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो क्या होगा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी होगा x/m, तो इसको लिख सकते हैं 1/m इंटू एक्स, तो 1/m एक्स के जगह पर ये रख लीजिए, तो आ जाएगा 1/2m रूट अंडर h/x और ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ये क्वेश्चन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इलेक्ट्रॉन और हीलियम एटम का सेम है, तो अगर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का 32 इंटू 10⁵ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हीलियम एटम का क्या होगा बताएं। आइए देखते हैं। यहां तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से फॉर्मूला क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स इंटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी ग्रेटर दैन इक्वल टू h/4π। तो यहां पर दिया हुआ है आपका कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दोनों का ही बराबर है, इलेक्ट्रॉन का भी और हीलियम का, ये दिया हुआ है। अब सबसे पहले अगर हम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे तो डेल्टा पी बराबर क्या होगा h/4π इंटू डेल्टा एक्स, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये फार्मूला हो गया, और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हीलियम के लिए होगा h/4π अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ हीलियम, ये हो गया। अब अगर दोनों का रेशियो लेंगे तो ये h/4π तो दोनों में ही क्या हो जाएगा कैंसल, तो ये जब कैंसल हो जाएगा तो हो जाएगा ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ हीलियम बटा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों क्योंकि बराबर है कट जाएगा तो 1। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन का अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम होगा वही हीलियम का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का दिया है 32 इंटू 10⁵ किलोग्राम मीटर इनवर्स, इसका मतलब है कि हीलियम एटम का भी उतना ही होगा, इसीलिए आंसर कौन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका वेलोसिटी 3 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड है, तो उसका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालना है। अगर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी उसका 0.011% है, जैसा कि आपने क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो यहां पर देखिए कि क्वेश्चन
तो यहाँ पर सबसे पहले डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर एच बाई 4 पाई होता है। डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब क्योंकि हमको वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है, अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी दिया है, तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी का क्वेश्चन हो गया। तो डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा भी, चेंज इन, यहाँ जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है इसको लिखेंगे एम इंटू डेल्टा भी। डेल्टा भी क्या है? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ये एच बाई 4 पाई। तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या होता है? जो एक्चुअल वेलोसिटी है उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करिएगा। तो एक्चुअल वेलोसिटी 3 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.011 है, तो बाय 100 कर देंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के करीब। अब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन चाहिए तो क्या होगा? h बाई 4 पाई m इंटू डेल्टा भी आ गया। h प्लैंक कांस्टेंट है तो 6.626 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। 4 पाई का वैल्यू 3.14। मास आप इलेक्ट्रॉन का जानते हैं 9.1 10⁻⁻28 ग्राम में, और डेल्टा भी आपने अलग अभी निकाला 3.3। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.175, और ऑप्शन कौन सा हो गया? थर्ड ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन हमारा नोड से है। जैसे आप जानते हैं कि एंगुलर नोड, जिसको हम नॉन स्फेरिकल नोड कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है एल। रेडियल नोड, नंबर ऑफ रेडियल नोड को हम स्फेरिकल नोड भी कहते हैं, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है कौन चीज? n माइनस एल माइनस 1। और नोडल प्लेन भी अगर पूछे तो एल होता है सीधा। अब देखिए फॉर 3s ऑर्बिटल, क्वेश्चन में दिया है कि 3s ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ एंगुलर नोड और रेडियल नोड बताएं। तो यहाँ 3s ऑर्बिटल, n तो 3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n3, और s का वैल्यू l के लिए 0 1 2 3 spdf, तो इसीलिए s का वैल्यू s के लिए 0 हो जाएगा l का वैल्यू, तो इसीलिए यहाँ l 0 होगा। तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड 0 हो जाएगा, जो नॉन स्फेरिकल नोड भी कह सकते हैं। और नंबर ऑफ रेडियल नोड n माइनस एल माइनस 1, तो n तो 3 है, और l s के लिए कितना है? 0, यहाँ -1 तो 2। इसका मतलब हमारा नंबर ऑफ एंगुलर नोड 0 और रेडियल नोड जो है 2, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? 1। ये क्वेश्चन है कि ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का निकालना है, जो कि 5th ऑर्बिट में है अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी। तो n का वैल्यू कितना हुआ? 5, क्योंकि 5th ऑर्बिट में है। तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है nh बाई 2 पाई। n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n हुआ, और h आपका प्लैंक कांस्टेंट हुआ। तो यहाँ n का वैल्यू कितना रखेंगे? 5, तो ये होगा 5h बाई 2 पाई या 2.5h बाई पाई। तो इसीलिए ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? 4th ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन का। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है L इंटू l+1, जो अंडर रूट होगा h बाई 2 पाई। L जहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर है, कौन सा? एजीमुथल। तो p इलेक्ट्रॉन के लिए, कहता है p इलेक्ट्रॉन के लिए, तो p l का वैल्यू होता है 0 1 2 3, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 लेंगे। तो हमारा p इलेक्ट्रॉन के लिए है, इसीलिए l का वैल्यू क्या लेंगे? 1। तो यहाँ l का वैल्यू 1 रखिए, तो ये √2 हो जाएगा, h बाई 2 पाई। √2 से ये कटेगा तो √2, तो इसीलिए h बाई √2 पाई, और इसके हिसाब से अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? A। तो ये क्वेश्चन अब प्रिंसिपल पर है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5f 6p 5p और 4d ये 4 ऑर्बिटल्स हैं, तो इसके एनर्जी के बेस पे आप इसको अरेंज करिए लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी से लोअर में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसे अरेंज करिए। तो सबसे पहले ये देखिए कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n प्लस एल वैल्यू का। n जहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले n और l के बारे में जानिए। ये 5f है तो n का वैल्यू 5, ये 6p है तो n का वैल्यू 6, 5p है तो n का वैल्यू 5, 4d है तो n का वैल्यू 4। तो ये तो आपका सेल नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर में हम जानते हैं कि l का वैल्यू अगर 0 1 2 3 ऐसे दिखा रहे,
तो आप समझिए कि एस पी डी एफ, इसको ध्यान रखें। एस के लिए एल का वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। तो यहाँ एफ के लिए कितना लिए, एल का वैल्यू 3, पी के लिए 1, पी के लिए 1, डी के लिए 2। अब आप n प्लस एल का वैल्यू 5 3 8, 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 1 6, 4 प्लस 2 6। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल n प्लस एल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, 5f का, उससे कम किसका, 6p का। अब ये दो का एनर्जी, अब यहाँ देखिए दोनों का n प्लस एल बराबर है, तो 5p और 4d में कैसे पता करें किसका एनर्जी ज्यादा है। तो अगर दो का n प्लस एल बराबर हो जाए तो जिसका n ज्यादा होगा ना उसका एनर्जी ज्यादा होगा। तो देखिए n किसका, n प्लस एल बराबर है तो n किसका ज्यादा है, 5p वाले का, इसीलिए 5p का एनर्जी ज्यादा, उससे कम 4d का। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। तो ये कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन क्वांटम नंबर से है जिसमें बताया जा रहा है कि इसमें कौन सा परमिसिबल वैल्यू नहीं है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसमें देखिए कि n का वैल्यू 3 है, तो n का वैल्यू 3 है तो आप तो जानते हैं कि l का वैल्यू 0 से n-1 एक कम तक होता है। तो n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 1 और कौन सा 2 एक कम तक। तो इसका मतलब ये सही है। अब m का वैल्यू जो होता है वो -l से +l तक काम करता है। तो इसका मतलब यहाँ m का वैल्यू -2 से लेके +2 के बीच होगा, तो -2 है, ये भी सही है। और एक इलेक्ट्रॉन है तो चाहे क्लॉकवाइज में रहे या एंटी क्लॉक, क्लॉक तो प्लस हाफ, एंटी क्लॉक तो माइनस हाफ, को एक ले सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है, मतलब ये परमिसिबल है। अब आइए n का वैल्यू 4 है तो l का वैल्यू 0 से n-1 एक कम तक, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3, तो 0 है तो करेक्ट है। अब l का वैल्यू 0 है यहाँ पर, तो m का वैल्यू क्या होगा, -l से +l, तो 0 ही होगा, ये भी करेक्ट है। और तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो क्लॉक में रहे या ये क्लॉक में रहेगा या एंटी क्लॉक में, तो इसलिए ये भी सही है। अब यहाँ देखिए n का वैल्यू अगर 5 है तो l का वैल्यू क्या सब हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 0 से n-1 तक, मतलब एक कम तक, तो 3 है, यहाँ भी 3, ओके। अब l का वैल्यू 3 है तो m का वैल्यू -3 से +3, तो -3 से +3 के बीच में 0 तो आएगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, इसलिए ये भी ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है तो क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज कहीं भी रह सकता है। अब देखिए n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू 0 से n-1, तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए तो 2, इसका मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी, इसका मतलब l का वैल्यू कितना है, 2 होगा। अब m का वैल्यू क्या होता है, -l से +l, l तो हमारा 2 है तो -2 से +2, तो -2 से +2 के बीच में कभी -3 आएगा, नहीं आएगा, ये गलत है। इसका मतलब यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन है कि वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन इन बामर सीरीज, बामर सीरीज जो विजुअल रीजन में आता है उसका फर्स्ट लाइन का वेव नंबर रेडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में आपको निकालना है। तो सबसे पहले बामर सीरीज में जैसे आप जानते हैं लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड होता है ना, हम्फ्री, तो उसी तरह से बामर सीरीज में जो ni का वैल्यू 2 लेते हैं, लाइमन में ni का वैल्यू 1 और बामर में 2, तो फाइनल ऑर्बिट क्या हो सकता है, 3 4 5 इनफाइनाइट। तो अगर 3 से 2 में आता है तो फर्स्ट लाइन कहेंगे, 4 से 2 में आता है तो सेकेंड लाइन, इन्फिनिटी से 2 में आता है तो इसको हम लोग लिमिटिंग लाइन कहते हैं। तो क्योंकि हमको फर्स्ट लाइन का पूछा गया है तो इसीलिए ni बराबर 2 रखेंगे, nf मतलब n2 बराबर कितना, 3, तो 3 से 2 में आया तो ये फर्स्ट लाइन हो गया। हाइड्रोजन एटम के लिए z का वैल्यू कितना लेंगे, 1। अब वेव नंबर जो होता है वो वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो 1/λ, रेसिप्रोकल होता है तो 1/λ हो गया। तो वेव नंबर 1/λ बराबर, ये आप इक्वेशन पढ़े होंगे, रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/ni का स्क्वायर -1/nf का स्क्वायर इंटू z स्क्वायर।
तो आर एच रेडबर्ग कांस्टेंट हो गया, और एन बराबर आप 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, एन टू बराबर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/4 माइनस 1/9, तो ये आ गया 5/36 आर एच। यही आर एच रेडबर्ग कांस्टेंट है जिसको आपके न्यूमेरिकल में आर से दिखाया गया, इसलिए आंसर हो जाएगा 5r/36, और ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। तो ये जो नीट रैपिड फायर राउंड सेकंड था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, इसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से हो सकता है, जिस तरह का क्वेश्चन आता है उस सारे क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड कर दिया। तो आप इस क्वेश्चन को पूरा बढ़िया से प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद आप ये देखेंगे कि नीट के स्तर पर जो भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आराम से उसको बनाने में सक्षम होंगे। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगता है तो आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू।